करते हैं। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने 11th में करी थी, इसके 3 चैप्टर्स हमारे CUET में आ रहे हैं। तो आज वो तीनों को रिवाइज करेंगे। तीनों में जो हमने 11th में पढ़ा था उससे नया कुछ नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही। जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर हम करते हैं, उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो है बेसिक ही। उसको अगर एक बार हम रिवाइज कर लेंगे तो हमें याद आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक दोबारा पूछना है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो ये दोनों आप लोग पढ़ चुके हो, आपको दोनों चीज़ें पता है। माइक्रो डील करता है सिंगल इंडिविजुअल से, मैक्रो में हम सम टोटल पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में चीज़ें पढ़ते हैं। जहाँ माइक्रो की बात आती है तो इस चैप्टर में जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ सेंट्रल प्रॉब्लम है। जब 11th में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें एक टॉपिक आया था PPF करके, लेकिन हमारे CUET में वो टॉपिक भी नहीं है। हमें सिर्फ सेंट्रल प्रॉब्लम जानना है। वो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होते हैं? सबसे पहला, सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज क्यों होते हैं? इसका बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। ह्यूमन को कोई चीज़ें मिल जाती हैं तो उसकी जो नीड्स होती हैं वो एंडलेस होती है, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। इस वजह से हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आते हैं उन रिसोर्सेज के लिमिटेड और ह्यूमन के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। इस वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम मेनली इसलिए अराइज होता है क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस खड़ा हो जाता है लोगों के सामने। इकोनॉमी में एक ही रिसोर्स से हम 3-4 चीज़ें बना सकते हैं, तो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। अगर रिसोर्सेज बहुत होंगे, आपके पास अगर हज़ारों करोड़ों रुपए रहेंगे तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, आसानी से अपनी लाइफ बिता सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ही तब है जब हमें बहुत कुछ चाहिए, पैसे उतने हैं नहीं, तो वो प्रॉब्लम हमारे पास भी अराइज होती है। इसी तरह हमारा जो सेंट्रल प्रॉब्लम है जो हम अपने चैप्टर में पढ़ते हैं, जो इकोनॉमी में है, वो सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस। उसके बाद थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब आपका चैप्टर जो है वो सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस में खत्म हो जाता है। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या डिसाइड करते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, वो हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। अब इसमें क्या आता है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को हम क्या, जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं उसको बनाने के लिए यूज़ करें वो रिसोर्सेज, या लग्जरी आइटम बनाने के लिए यूज़ करें, तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे व्हाट टू प्रोड्यूस में आते हैं। इकोनॉमिस्ट इसमें डिसाइड करते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उससे क्या प्रोड्यूस करें कि इकोनॉमी अपने बेस्ट पे हो सके। सबसे पहले वो लार्ज कमोडिटी के बीच में डिसाइड करती है, मशीनरी, टूल्स, इनमें हम क्या प्रोड्यूस करें। पब्लिक गुड्स हो गए जैसे टेक्सटाइल, वॉचेस। कंज्यूमर गुड्स हो गए जो फूड ईटेबल आइटम्स होते हैं। मिलिट्री गुड्स हो गए जैसे बॉम्ब, गन्स, टैंक्स। तो ये सारी चीज़ें, इसमें से हम क्या प्रोड्यूस करें, ये क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। जो इसका प्रिंसिपल होता है वो ये रहता है कि हम अपने रिसोर्स को इस तरीके से एलोकेट करें कि वो हर एक कम्युनिटी को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सके। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आपको थोड़ा बहुत चैप्टर लर्न है। कौन कौन सी टेक्निक होती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इन दोनों में से चीपेस्ट कौन सा है? लेबर इंटेंसिव। अब हम ये कौन सा मेथड यूज़ करें, किस टेक्निक से हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस करें, ये क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू प्रोड्यूस में। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक तो कौन सी कमोडिटी है, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़, कोई लग्जरी आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कैपिटल, उसमें आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, उसमें आपका ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा मशीनरी चाहिए। कोई बेसिक नीड की चीज़ें हैं उससे आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से भी यूज़ कर सकते हो। तो अल्टीमेट आपका प्रोडक्ट कौन सा है उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव। जैसे अगर आपके पास कोई, जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है ताकि अगर उनका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाए तो वो चीपर प्राइस पे बेच नहीं रहे हैं, सामान महंगा ही बेच रहे हैं।
लेकिन कोई बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं उन पे अगर हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो हम बेचेंगे भी ज़्यादा, तो हो सकता है ना सारे ह्यूमन बींग उसको खरीद ना सकें। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि हमारा प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी क्या है। हम अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर कम करना चाहते हैं तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे। हम अपने प्रोडक्शन कॉस्ट की चिंता नहीं करते कि जितना होगा चलेगा, तो फिर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की यूज़ करते हैं। लेबर इंटेंसिव में लो पर कॉस्ट आ जाता है, कैपिटल इंटेंसिव में पर कॉस्ट हाई आ जाता है। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये डिसाइड किया जाता है कि हम अपनी इकोनॉमी में किस सेक्शन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में जो सेक्शंस हैं उसमें रिचर सेक्शन भी है, पुअरर सेक्शन भी है, तो उनमें से किन के लिए हम किन को मद्देनज़र रखते हुए अपने गुड्स को प्रोड्यूस करें ताकि हर एक पर्सन अफोर्ड कर सके। कोई अगर बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं तो वो दोनों सेक्टर को यूज़ हो जाएंगी, और कोई लग्जरी आइटम होगा तो वो सिर्फ जो अपर क्लास है उनके लिए यूज़ होगी। तो इसमें फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये भी आता है कि हमें किस सेक्शन के लिए कितना प्रोड्यूस करना है। हमने ये डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, किस टेक्निक से प्रोड्यूस करना है। इसमें ये क्वेश्चन आता है, दो सेक्टर हैं, दोनों में से किस सेक्टर के लिए कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें टर्म आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो हमने छोड़ दिया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। आपको दो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें से आपने जिसको चूज किया, जिसको छोड़ दिया, जिस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ देते हो वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर आपको कहीं सैलरी, एक पर्सन को सैलरी एक जगह 80,000 मिल रही है, ठीक, 80,000 मिल रही है उसे बेंगलोर में, और पर मंथ उसी पर्सन को 60,000 जिस एरिया में वो रहता है, सपोज दिल्ली में, उसको वो दिल्ली में ही रह रहा है और दिल्ली में उसे 60,000 की सैलरी मिल रही है। तो अब वो पर्सन, अगर वो पर्सन कैलकुलेशन करे ढंग से तो उसके 60,000 वाला ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, क्योंकि उसकी फैमिली दिल्ली में रह रही है, वो दिल्ली में रह रहा है, उसका ट्रैवलिंग सब पता है। लेकिन अगर वो 80,000 20,000 के लिए बेंगलोर शिफ्ट होता है तो बेंगलोर में उसका कॉस्ट पर लिविंग बढ़ जाएगा ना। यहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, उसे रेंट पे करना अलग से नहीं पड़ रहा। यहाँ पे वो पहले घर ढूंढेगा, रेंट पे करेगा, खाना खुद ही बनाएगा या मेड हायर करेगा, घर का काम करेगा, सब कुछ खुद ही कर रहा है ना। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 60,000 दिल्ली वाला। और ये क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मिस कर देते हैं वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। और ये हर एक पर्सन के लाइफ में आता है। आप लोग आज पढ़ाई नहीं करके कुछ और कर रहे हो, ऐसे मस्तियाँ कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न है 3। पहला, रिसोर्सेज की कमी है। दूसरा, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट है। और हर एक रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं। आप एक ही रिसोर्स से काफ़ी चीज़ें बना सकते हो, तो इसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होता है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी जो है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, हम क्वांटिटी, ऐसा भी नहीं है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में अगर हम यही सोच रहे हैं कि हम एक पुअर पीपल के लिए बना रहे हैं तो हम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बना दें। आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है गुड्स की, रिसोर्सेज की, वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वो ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वेस्ट चली जाएगी, कम हो जाएगी तो लोगों में वो सामान नहीं मिलेगा, तो उससे भी सप्लाई कम होगा, और सप्लाई के कम होने की वजह से भी हर एक क्वांटिटी का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर जब हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहला टर्म आता है यूटिलिटी। हाँ, जितना आपका एबिलिटी है, जितनी डिमांड की, आप जितना डिमांड कर सकते हो वो आपकी यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको कोई चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम यूटिल्स में मेज़र करते हैं। यूटिलिटी को मेज़र किस टर्म्स में करते हैं? यूटिल्स में, ठीक है। ये सब ना, ये जब भी हम माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, ज़्यादातर चीज़ें ना इसमें अजम्पशन पे होती है, क्योंकि इन रियल लाइफ में आपको कोई चीज़ कितनी सेटिस्फाई कर रही है आप उसको मेज़र कर सकते हो। आप पानी पी रहे हो, आप कितने सेटिस्फाई हो रहे हो, 10 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं मेज़र कर सकते ना रियल लाइफ में, बट इसमें हम करते हैं क्योंकि ये सारा हमारा अजम्पशन पे चलता है। अब हमारा इस चैप्टर में हम कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ते हैं। इसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, यूटिलिटी पढ़ते हैं,
कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहला कार्डिनल एनालिसिस होते हैं। ये क्या होता है कार्डिनल? हाँ, कार्डिनल में क्या होता है? हाँ, बस दोनों में ये डिफरेंस है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर में डिनोट कर सकते हैं और ऑर्डिनल में हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम उसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं करते, कोई नंबर नहीं बताते। सबसे पहला कार्डिनल ये बताता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विस ने आपको नंबर में कितना सेटिस्फाई किया है, मतलब आपने उस पर जितना पैसा खर्च किया है, आपने अगर किसी गुड पे 10 रुपये खर्च किया है तो वो आपको 8 रुपये का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, 10 का दे रहा है या 12 का दे रहा है। ये सब चीज़ें हमें यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच में पता चलती है। इसमें आता है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है आपने सिंगल कॉमोडिटी पे जितना खर्च कर दिया उससे आपको टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिल गई। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है हर एक एडिशनल यूनिट में आपने 1 गिलास पानी पिया, कितने सेटिस्फाई हुए, 2 गिलास पानी पिया, सबका सम टोटल हो जाता है। हर एक ग्लास में आपको कितना सेटिस्फाई किया है वो हो जाता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, आपने 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, आप 2 यूटिल सेटिस्फाई हुए, 2 गिलास पानी पिया आप और 2 यूटिल सेटिस्फाई हुए, 3 गिलास पानी पिया 1 गिलास, 1 रुपये का यूटिल, 1 यूटिल आप सेटिस्फाई हुए। टोटल का मतलब 5 हो गया। और मार्जिनल का मतलब है कि पर ग्लास ने आपको कितना ज़्यादा सेटिस्फाई किया। और हमेशा जो आपका मार्जिनल होता है ना वो एक लेवल पे आने के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको अगर आपको बार बार बोरिंग लगने लगता है, एक ही चीज़ आप बार बार अगर पीते जाओगे या खाते जाओगे, पहली बार चॉकलेट खाई अच्छी लगी, आपको 3-4 पैकेट चॉकलेट खिला दिया जाएगा तो एक टाइम के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी रहता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्लियर है ये? उसके बाद है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम अपने सेटिस्फेक्शन को, जो भी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर नहीं कर सकते। हम कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हुए हैं ये हम बता नहीं सकते। हमारे सिलेबस में कार्डिनल पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आ जाता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ हमें क्या बोलता है कि कंज्यूमर जैसे जैसे एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है वैसे वैसे उसका जो हर एक यूनिट का सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। हर एक यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन है वो उतने अमाउंट का नहीं रह जाता, उतने यूटिल्स का नहीं रह जाता। अब इसमें आता है कि आपका सबसे पहला जो आप प्रॉपर्टी, जो भी हम इसमें एग्जांपल लेते हैं वो सारी बेसिक लाइफ की चीज़ें। अगर हम इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में गोल्ड की बात करें, कोई पर्सन जितना गोल्ड उसको मिलेगा वो सेटिस्फाई हो पाएगा? अगर आपको पैसे कोई दे रहा है, आपको जितना पैसा मिला आप सेटिस्फाई हो जाओगे, नहीं और नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। तो इसमें कोई लग्जरी आइटम नहीं मिल रही। अगर आपको कोई 1 कार दे रहा है, 2 कार दे रहा है, आप थक थोड़ा ना जाओगे, नहीं और कार मत दो, नहीं हो सकते ना। इसमें जो बेसिक नीड्स हमारी होती है ना, खाने पीने की चीज़ें, किसी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, उसको 1 पिज़्ज़ा खिलाया, 2 खिलाया, 3 खिलाया, वो 4 खा ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है, लेकिन वो बाकी केसेस में नहीं आएगा। एसी ऑन करना वहाँ से, ये वाला यहाँ पे, वहाँ से भी कुछ होता है, एक बार देखो। हाँ, इसमें देखो नहीं हो रहा तो वहाँ से बुला लो। तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रहता है वो तभी लगेगा जब हम बेसिक नीड्स की बात करें जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें लग्जरी आइटम कभी नहीं आएगा, पैसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कभी भी लग्जरी और पैसे से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसको जितना मिलेगा उतना ज़्यादा चाहिए। सबसे पहले ये चीज़। अब जो हमारा टीयू मतलब हमारा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल मतलब हर एक एडिशनल यूनिट में हमें कितना, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है वो हमारा मार्जिनल बन जाता है कि दोनों यूटिल्स में। अब यहाँ पे कभी भी हमारा जो सेटिस्फेक्शन है ना वो पहले तो बढ़ता जाएगा, तो हमारा जो टीयू होगा टोटल यूटिलिटी वो बढ़ता चला जाता है। और वो तब तक बढ़ता है जब तक एमयू हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा हम जितने पैसे हमने खर्च किए हैं हम उतने ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, उससे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो रहे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जब हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो गए उसके बाद हमेशा हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता चला जाएगा, वो बढ़ता नहीं है। मतलब वो ऐसे डिक्लाइनिंग चला जाएगा। पहले तो हमें अच्छी खासी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फिर ये कांस्टेंट हो गई, अब उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? आपको कोई कर्व बनाने को नहीं आएगा। आपने कभी अगर लास्ट ईयर के हाँ पहले इंक्रीज होगा ना। आप अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो पहले आप खा रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा है ना, मैगी आपको दी जाएगी या चॉकलेट या आइसक्रीम, तो आपको पहले तो मज़ा आएगा, बाद पे तो पहले हमेशा आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ेगी,
कांस्टेंट होके फिर डिक्लाइन होगी। अच्छा, इसमें वो नहीं आता जो आपको पसंद नहीं है, करेले की सब्जी आप लोगों को अगर पसंद नहीं है तो वो आप पहला बाइट खाओ चाहे 10वां बाइट खाओ, आपको अच्छी नहीं लगेगी। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है ना, इसमें हम सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं। जब हम बहुत सारे कमोडिटी की बात कर रहे हैं और अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग सेटिस्फेक्शन यूनिट है, तो एक ही फिगर में हमारे 3-4 कर्व बन रहे हैं, तो वो हमारा होता है इंडिफरेंस कर्व। नहीं, ये कट नहीं होते, ये हमेशा अलग अलग रहते हैं, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे प्रोडक्ट की बहुत सारी प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन हमें शो हो रही है, जिसमें कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर एक टर्म आता है कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट क्या होता है? जितना एक कंज्यूमर खर्च कर सकता है वो कंज्यूमर बजट होता है। कंज्यूमर का गुड्स एंड सर्विस पे खर्च करने की एक रेंज होती है ना। अब हमारे पास 100 रुपए है तो हम जाके 500 की चीज़ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते ना। तो जितना कंज्यूमर बजट का मतलब है कंज्यूमर की रियल मनी और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, दोनों होती है हमारी कंज्यूमर बजट। जितना एक कंज्यूमर का परचेजिंग पावर होगा वो उसका कंज्यूमर बजट होगा। अब देखो, परचेजिंग पावर हमेशा कम रहती है, हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमेशा ज़्यादा रहेंगी, हमारे वांट्स हमेशा हाई रहेंगे, और एक हमारा जो परचेजिंग पावर है वो हमेशा कम रहेगा। चाहे आपके पास लाखों रुपए आ जाएं, फिर भी आप उनसे और चीज़ें खरीदना चाहोगे। जितनी चीज़ें आप उससे खरीद रहे हो उससे ज़्यादा ही वो पैसे भी आपको कम लगेंगे, क्योंकि परचेजिंग पावर किसी भी ह्यूमन बीइंग की वो लिमिटेड रहती है। रीज़न उसके पीछे भी यही है, क्योंकि जो पैसा है वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका भी अनलिमिटेड खर्च नहीं कर सकते। अनलिमिटेड रिसोर्स वो भी नहीं है हमारी इकोनॉमी में। फिर बजट लाइन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ये समझ में आ गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हर एक एडिशनल यूनिट पे आपका जो यूटिल्स होगा, आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिमांड, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कंज्यूमर डिमांड करता है, कंज्यूमर चाह रहा होता है एक कमोडिटी स्पेसिफिक प्राइस पे, विलिंग टू पर, हाँ स्पेसिफिक प्राइस पे। अगर प्राइस अगर ऊपर नीचे हो गया ना, तब उस केस में उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। जो स्पेसिफिक प्राइस में हमें कोई चीज़ चाहिए, हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, विलिंगनेस शो कर रहे हैं, तो वो हमारा डिमांड हो जाता है। अब इसमें क्या क्या टर्म्स आ गए? एक तो स्पेसिफिक प्राइस, उसके अलावा स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। हमारा जो डिमांड होता है ना वो भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में होता है। ऐसा नहीं है कि हम डिमांड आज कर रहे हैं और वो डिमांड हमारा 4 साल तक या पूरे साल तक रहेगा ही। एक कंज्यूमर की जो डिमांड होती है ना वो पर डे चेंज हो जाती है। अभी आपको ये चाहिए, थोड़ी देर बाद आपको ये चाहिए, तो डिमांड हमारी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो क्वांटिटी, एक कंज्यूमर एबल है, विलिंग है खर्च करने के लिए स्पेसिफिक प्राइस पे और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। फिर होता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का मतलब, हम अपनी इको में कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं ना तो वो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कुछ चीज़ों में। डिमांड के फंक्शन में क्या क्या आता है? सबसे पहला क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर करनी है, उसके अलावा उसका प्राइस, उसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उसका उस कमोडिटी का प्राइस, उससे रिलेट जितने गुड्स हैं उसका प्राइस, उसके अलावा कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस और कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में क्या आता है कि अगर उसे लग रहा है कि ये प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगा इस किसी प्रोडक्ट का, तो वो उस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करके रख लेता है। कोविड में हुआ था। उसके अलावा कोविड के अलावा भी बीच में एक बार न्यूज़ आई थी कि जो टाटा सॉल्ट है उसका प्राइस बहुत हाई हो जाएगा। लोगों ने 5-5 किलो नमक घर में रख लिया था। जो नमक 5 किलो नमक को खर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि नमक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो लोगों ने 5 किलो 10 किलो घर में रख लिया था। उससे क्या हो गया था, सप्लाई हमारी जो सप्लाई कम हो गई थी, डिमांड बढ़ रही थी, उसकी वजह से भी क्या होता है कई बार प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला प्रोडक्ट का प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस कंज्यूमर को खर्च करने के लिए, ये सारे फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आपका डिमांड को डायरेक्टली उसका प्राइस अफेक्ट कर सकता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपये है, आपने उसकी डिमांड की, जैसे ही 100 हो जाएगी डिमांड आधी हो जाएगी उसकी। जितने लोग डिमांड कर रहे थे, जिनको ज़रूरी है वो डिमांड करेंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे डिमांड करना। तो ये पहला फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। उसके बाद कंज्यूमर की इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, वो डिमांड करनी ज़्यादा शुरू कर देते हैं। जनरली क्या होता है ना, लोगों को लगता है आज अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो सिर्फ 10,000 सेव कर पा रहे हैं, कल को 2 लाख कमाएगा तो वो सेविंग बढ़ा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही एक कंज्यूमर की, और ये
सब पर्सन की इंडिविजुअली हम जब देखोगे ना ग्रुप ऑफ पर्सन, तो उसमें यही देखा गया है कि जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है वो सेविंग नहीं बढ़ाते, वो खर्चा बढ़ा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंज्यूमर के हाँ थोड़ी बढ़ाते हैं। देखो अगर हम बात करें एक बंदे की सैलरी 1 लाख है, वो सिर्फ 10,000 बचा रहा है, तो वो 90,000 में पूरा घर चला रहा है ना। लेकिन जैसे ही 2 लाख हो जाएगी वो सिर्फ 50,000 सेव कर पा रहा है, वो पूरा पैसा खर्च कर रहा है। तो ये कंज्यूमर का माइंडसेट होता है, ये इंडिविजुअल हर एक पर्सन का माइंडसेट होता है। अपने वांट्स नीड्स तो वो यहाँ पे पूरी कर ही रहा था, फिर वो वांट्स पूरी करेगा। जनरली हम इंडिया की बात करें तो 90,000 में लोगों की नीड्स पूरी हो सकती है। आप 90,000 रुपीज़ में भर पेट प्रॉपर तरीके से खाना खा सकते हो, आपको पहनने के लिए नॉर्मल कपड़े मिल सकते हैं। उसके बाद 90,000 के बाद आपको खर्च करना है ना, तो ज़रूर आपका कुछ ना कुछ वांट्स होंगे, नीड्स इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। आप रोज़ खाना होटल में भी खाओगे ना, रेस्टोरेंट में, फिर भी 90,000 पर मंथ नहीं खर्चा हो। तो बात कोई रोज़ ही जा रहा है दिन रात 5 स्टार में खाने के लिए तो अलग चीज़। उसके बाद हमारे गुड्स की बात करते हैं रिलेटेड। अब रिलेटेड में क्या होता है, देखो एक तो गुड होता है नॉर्मल गुड। हाँ टाइप्स ऑफ गुड में पहले नॉर्मल गुड का मतलब होता है जो डेली लाइफ में उस पर्सन को चाहिए, अगर उस कॉमन, जिसको हम कॉमन गुड भी बोलते हैं, जो हर एक पर्सन को चाहिए। अब देखो नमक सबको खाना है, ऐसा तो नहीं है कोई बिना नमक के खाना खा सकता है महीने भर, कोई नहीं खा सकता ना। अब उस नमक के लिए क्या होगा, अगर आज एक नमक 1 किलो का प्राइस 20 रुपए है, कल को उसी नमक का प्राइस 200 रुपए हो जाएगा, तो क्या हम नमक खाना बंद कर देंगे? कर देंगे, चक्कर आने लग जाएंगे ना, बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से गुड्स हो गए जिनका प्राइस अगर इंक्रीज भी हो जाएगा ना तो कंज्यूमर डिमांड नहीं छोड़ सकता, ये कॉमन गुड्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? हाँ बेकार क्वालिटी के, इसमें वो गुड्स आते हैं जो चीपर प्राइस में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में टोन्ड मिल्क आता है, उसके बाद काउ मिल्क होता है, उसके बाद फुल क्रीम होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हैं। नॉर्मल हम बात करें तो टोन्ड मिल्क सबसे सस्ता होता है। जो अगर एक कंज्यूमर है वो टोन्ड मिल्क कंज्यूम कर रहा है, उसकी अगर इनकम बढ़ जाएगी ना तो वो उसकी क्वांटिटी से ऊपर बढ़ जाएगा ना, वो टोन्ड से चला जाएगा उस पे काउ मिल्क पे, या वो चला जाएगा फुल क्रीम मिल्क पे। तो इंफीरियर का मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ज़्यादा पैसे खर्च करके कंज्यूम कर सके, तो जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वो शिफ्ट कर जाएगा, वो बेटर क्वालिटी के गुड्स को खरीदने लग जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? हाँ, जो एक गुड दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, जिसके बदले वो चल नहीं सकता। अगर किसी को चाय पीनी है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चाय की पत्ती, क्योंकि कुछ लोग बिना चीनी के चाय पी लेते हैं, कुछ लोग बिना दूध के चाय पी लेते हैं, लेकिन बिना चाय पत्ती के तो आप चाय पी नहीं सकते ना। क्यों लोग पीते हैं ना बिना दूध की चाय, उसमें हाँ होती है वो, हाँ काली चाय बोलते हैं, ग्रीन टी भी तो बिना दूध के ही होती है, वो भी तो चाय पत्ती चाय हो गई ना, वो ग्रीन टी हो गई, ब्लैक टी हो गई, लेमन टी हो गई, इसमें आपको दूध नहीं चाहिए लेकिन चाय पत्ती तो चाहिए ना। अब मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में दूध वाली चाय पीते हैं। ठीक है, तो अगर हमें चाय बनानी है, दूध चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए। अगर चाय की पत्ती का प्राइस बढ़ जाएगा तो हो सकता है ना जितना डिमांड पहले लोग करते थे उतना ना करें, उतनी चाय लोग ना पिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब है एक चीज के प्राइस के बढ़ने से दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट गुड, मतलब जो हाँ, अब चाय की जगह कॉफी चल नहीं सकता, जिन लोगों को सुबह चाय की आदत होती है वो चाय ही पीते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब अगर आपको ये नहीं मिला आप दूसरी चीज में सेटिस्फाई हो सकते हो। ठीक है, वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड। अगर दिल्ली में सारे बॉल पेन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, 100 रुपए का एक पेन मिलने लगेगा, तो लोग जेल पेन पे ट्रांसफर हो जाएंगे ना, दोनों पेन ही है, बॉल और जेल, तो इसको बोलेंगे हम इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री हमारा पेन और रिफिल। क्लियर। उसके बाद आता है कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस। कंज्यूमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो बहुत जल्दी चेंज होता है आज के टाइम पे। जब से ये जेनजी का ज़माना आ गया ना, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, हर 1 मिनट में हर 1 घंटे में उनका जो डिमांड होता है ना वो चेंज होता रहता है, टेस्ट चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से भी हमारे डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, जो ट्रेंड में चल रहा है ना हमें वही चाहिए, ट्रेंड चेंज हुआ तो उनकी डिमांड चेंज हो जाती है। और आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चेंज होता रहता है, उसी के हिसाब से कंज्यूमर की डिमांड्स भी चेंज होती रहती है। जो ट्रेंड में चल रहा है वो नहीं लेंगे तो फिर हमें फोमो हो जाएगा,
आजकल की यूथ ये सोचती है कि फोमो होने लगेगा। तो इसकी वजह से इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड आज हर एक क्वांटिटी की, हर एक चीज़ की चेंज होती रहती है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है। सारे फैक्टर्स कौन हो गए? प्राइस कांस्टेंट है, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, जो उसका टेस्ट प्रेफरेंस है वो कांस्टेंट है। किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड चेंज हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से हो रहा है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर कोई भी चेंज हो रहा है डिमांड में तो वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है। ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। इन रियलिटी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो प्रोडक्ट है उसका सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, ऐसा रियल में नहीं होता, लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहला, अगर कोई एंटीक आइटम है, क्या एंटीक आइटम के प्राइजेस कम हो जाएंगे तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोग उसको खरीदेंगे नहीं? या प्राइजेस कम हो जाएंगे तो सब जाके खरीदेंगे? बहुत लोगों को एंटीक पीसेस का मतलब लगता है कूड़ा कबाड़ा, सालों का कबाड़ा पड़ा हुआ है वो बेच रहे हैं। एंटीक लोग वही समझते हैं। एंटीक को बहुत कुछ लोग समझ पाते हैं कि इस चीज़ में एस्थेटिक, आजकल के लोग तो एस्थेटिक बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो ये एस्थेटिक है। तो हमारा जो एंटीक है ना वो हर कोई समझ नहीं सकता। तो एंटीक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड चेंज हो रही है सिर्फ प्राइस की वजह से। हाँ, एसेंशियल गुड्स जो हमें ज़रूरत है ही, उसके अलावा आता है लग्जरी गुड्स। अब अगर गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो क्या लोग डिमांड नहीं करेंगे? तब ज़्यादा डिमांड करेंगे ना। तो ये हो जाती है, सारे हमारे एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद है हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाएगी, और कमोडिटी का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है हमारा, दो चीज़ें पढ़ते हैं हम डिमांड कर्व में। एक होता है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एक होता है हमारा मूवमेंट इन डिमांड कर्व। ठीक है, शिफ्ट और मूवमेंट। इसका डिमांड कर्व ऐसे होता है, ये देखो, ये डिमांड कर्व हमारा पहले था और ये डिमांड कर्व हमारा या तो यहाँ इंक्रीज हो गया या तो यहाँ हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट या शिफ्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है जो हमारा जो गुड्स है, सारे जो प्रोडक्शंस हो रही है गुड्स एंड सर्विस की जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट कितना हो रहा है। कभी कभी होता है ना, कुछ गुड्स के प्राइजेस चाहे कितने भी चेंज हो जाए उसकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, उसकी डिमांड कभी चेंज नहीं होगी। ये कहलाता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस फ्लक्चुएशन डिमांड में हो रहा है, जो प्राइस चेंज की वजह से हो रहा है और किसी रीज़न की वजह से नहीं हो रहा है, तो वो हमारा कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहला हम इसमें ना अलग अलग इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 कब होगा? जब हम बोलेंगे इसको 1 को हम और क्या बोलते हैं? यूनिलेटरी इलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या हो रहा है, जब डिमांड चेंज हो रहा है और प्राइस चेंज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन में, मतलब प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड भी उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ी है, प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड भी उतने ही प्रोपोर्शन से कम हुई है। हम इलास्टिसिटी 1 और जो इन्फिनिटी पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में कभी नहीं होता। ठीक है, अब अगर वो लेसर देन 1 है, 1 से कम है अगर हमारा इलास्टिसिटी, तो इसका मतलब क्या है? डिमांड जो चेंज हुआ है वो प्राइस से कम चेंज हुआ है। मतलब अगर प्राइस 30% से कम हुआ है तो डिमांड हमारा सिर्फ 10% से बढ़ा है। अगर कोई भी चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो, डिमांड अगर कोई चीज़ 500 रुपये की थी वो वैसे हो गई 100 रुपये की, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो सिर्फ 50 रुपये से बढ़ी है। तो जितना हमारा चेंज हुआ है डिमांड, जितना प्राइस चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में हमारा जो डिमांड है वो कम चेंज हुआ है। अब इसी का उल्टा, अगर हमारा प्राइस चेंज हुआ है ज़्यादा, प्राइस चेंज हुआ है 50 रुपये से, लेकिन डिमांड अगर हमारी चेंज हो गई 100 रुपीज़ से, तो इसमें हमारा जो इलास्टिसिटी है वो 1 से कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक आता है हमारा जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी हो गया। इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना, प्राइस 5 रुपये से बढ़ा, डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो गई, प्राइस 5 रुपये से कम हो गया, डिमांड बिल्कुल इनफाइनाइट हो गई। तो क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है? एक चाहे लग्जरी आइटम की बात करें, अगर कोई लग्जरी आइटम
अगर 10 लाख से वो 11 लाख का हो गया तो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई 10 रुपए की चीज़ है, अगर वो 10 रुपए की चीज़ 5 रुपए की हो गई तो लोग सब जाके उसे खरीद लेंगे कि उसकी डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इलास्टिसिटी परफेक्टली और यूनिटरी ये हमारे मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारा जो डिमांड है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो चेंज करते हैं? अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी को, प्राइस इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला, क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर किसी का होगा, जैसे पेप्सी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कोको कोला। आप ये सोचो अगर 5 रुपए से किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो आप कोको कोला पे शिफ्ट हो गए। पेप्सी, किसी को पेप्सी ही बहुत पसंद है, उसे कोक का या कोको कोला का टेस्ट पसंद नहीं है, तो अगर पेप्सी का रेट 10 रुपए से भी बढ़ जाएगा तो क्या वो चेंज करेगा? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब किसी को माजा बिल्कुल नहीं पसंद तो क्या बाकी कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना भी चेंज हो जाएगा वो माजा पे शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये सारी चीज़ें हम अजम्पशन के बेसिस पे पढ़ते हैं, रियल लाइफ में ये कहीं नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर कोको कोला पेप्सी का प्राइस चेंज हो जाता है तो लोग आसानी से उसकी डिमांड करनी बंद कर देते हैं। ठीक। नेचर ऑफ कॉमोडिटी, अगर कोई कॉमोडिटी एसेंशियल आइटम होगा तो उसका प्राइस कितना भी चेंज हो जाएगा लोग उसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे, उस पर शिफ्ट नहीं करेंगे। उसके बाद प्राइस लेवल, अगर कोई इनएक्सपेंसिव चीज़, जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैच बॉक्स 1 रुपये की है ना, मैच बॉक्स, उसका प्राइस अगर 2 रुपये हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा तो लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। अब पूजा करने के लिए तो मैच बॉक्स चाहिए ना, वरना हम पूजा ही नहीं कर पाएंगे। तो घरों में मैच बॉक्स रहता ही है, जहाँ जिनके घर में मंदिर है वहाँ मैच बॉक्स होगा ही। तो ये सारी चीज़ों की ना आप डिमांड चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे अगर हम बात करें एसी की, तो अब एसी का जो डिमांड है वो शिफ्ट चेंज हो सकता है। अगर नॉर्मल एसी आपको 45 में मिल रहा है और वही अगर 1 लाख का प्राइस हो गया तो लोग नहीं लेंगे एसी, जिनके घर में कूलर है उसी से गुजारा कर लेंगे। तो इन सब गुड्स का जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, अगर करता है तो डिमांड उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, कम होगा। बट अब एग्ज़ाम में तो मैं तो करा ही लेती हूँ ना जितना ज़्यादा हो सकता है। फिर इनकम लेवल, अगर किसी भी पर्सन का इनकम लेवल बढ़ जाता है ना तो इनकम लेवल के बढ़ने से वो अपनी डिमांड बढ़ा लेता है, या तो वो डिमांड इंफीरियर से शिफ्ट कर लेता है। पहले अगर वो किसी चीज़ को, पहले अगर वो चावल लेके आता था 40 रुपये किलो का, तो वो हो सकता है 60 रुपये का लेके आ जाए, तो उससे भी इनकम लेवल से भी डिमांड शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें थी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। दैट पीपल मस्ट डू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग? मेक चॉइसेस। कोऑपरेट क्यों? हम कोऑपरेट करके स्कैर्सिटी है तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। आप कैसे, आप इसको थोड़ा भी सोचो ना, कैसे कोऑपरेट करेंगे? मेक चॉइसेस ना, स्कैर्सिटी की वजह से चॉइसेस हम वैसे करेंगे ना कि हम कॉम्बिनेशन क्या रखें गुड्स की। हाँ, तो चॉइसेस, उसमें चॉइसेस बनाते हैं। ये बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, मैं रुकी हुई हूँ। कल अगर मैथ्स की क्लास होगी तो ठीक, अगर अकाउंट्स की होगी तो आप लोग बुक लेके आना, कंप्यूटर्स की थ्योरी बुक में से पढ़ेंगे। हाँ, नोट्स वाली। तो क्या आपको पता नहीं चला कि आज अकाउंट्स की क्लास नहीं? बी, इसका आंसर बताओ। डी, हाँ आपका तो आ गया डी, आपका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी, वो मैंने बताया था अभी। डी क्यों होगा? बी लिखा है कॉस्ट इनकर्ड। हाँ, डी फॉरगो। ये बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम छोड़ देते हैं। आपने तो पैसे दे के टिकट खरीदी ना, आपने पैसे दे के टिकट खरीदी ना, तो डी क्यों होगा? जो हम छोड़ देते हैं, जो हम फॉरगो कर देते हैं। आप टीवी देखते देखते खो गए तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। टाइम लॉस हुआ ना। ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी आंसर है। बी, हाँ बी आंसर है। हम टीवी भी देख सकते हैं ना, टीवी देखना छोड़ के अगर हम वहां गए तो टीवी हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो इस चैप्टर में से ऐसे ही क्वेश्चन
क्वेश्चंस आएंगे भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 2 3 तीनों चैप्टर्स हैं। मिक्स्ड एक आंसर आया, मिक्स्ड। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक आंसर आया है ए, एक आंसर आया है सी। आपका क्या आंसर है? ये वो फोर्थ नहीं आता, ये मेरे को लगा मिक्स्ड होगा, लेकिन इसका मिक्स्ड ही है क्योंकि मार्केट इकोनॉमी कुछ होती नहीं है। सेंट्रली प्लान्ड कौन सी हो जाएगी? जिसमें वो कुछ प्लान्ड होती है सेंट्रल प्रॉब्लम। नहीं, हाँ 3 इकोनॉमी होती है ना, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। तो सेंट्रली प्लान्ड कौन सी हो गई? सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट तो नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट का सारा राइट होता है, तो ये हमारा मिक्स हो जाएगा। जहाँ मार्केट के अकॉर्डिंगली हमारा जो डिमांड सप्लाई है वो चेंज हो रहा है, वो मिक्स्ड है। फिफ्थ का बताओ। कैपिटलिस्ट कैसे होगा? देखो मार्केट के डिमांड में मिक्स में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी आ रही है ना, मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट अपनी चीजें लेके आती है। बीच में टमाटो का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो गवर्नमेंट सस्ते सस्ते प्राइस पे कहीं कहीं बेच रही थी, तो गवर्नमेंट भी आ जाती है मिक्स पे। और जहाँ प्रॉफिट आ जाएगा ना, जहाँ से प्रॉफिट नाम लिखा है, वो हो जाएगी आपकी कैपिटलिस्ट। ठीक है। फिफ्थ का क्या बताया? सी है इसका आंसर। सी किसने कहा था? वेरी गुड, आप भी बोल दिया करो। सिक्स का आंसर हाँ ए। आप लोगों को याद था ये? अच्छा। 7 बताओ। 7 तो इजी है। क्या है? 8 में ट्रू कहाँ है? 8 फॉल्स का 8 में ट्रू फॉल्स। डी 2 आंसर आए। डी क्वेश्चन तो पढ़ लो जल्दी, क्वेश्चन भी पढ़ा आपने? डी आंसर है इसका। 9th अब बताओ। 9th का ट्रू। क्वेश्चन पढ़ो। अभी इसमें और ऑप्शंस हैं। अब बताओ आंसर है इसका। एक आंसर आया है बी, एक आंसर आया है डी। ये फॉल्स ही होगा ना। कभी भी किसी भी इकोनॉमी के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए नहीं हो सकते। कोई कंपनी के पास कितना भी पैसा है, किसी पर्सन के पास कितना भी पैसा हो, वो कभी उन पैसों से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसकी नीड्स हमेशा बढ़ते रहेंगे। आपके पास एक लग्जरी कार है, उससे ज्यादा चाहिए। इसका इन्होंने सी दे रखा है, लेकिन सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडिपेंडेंट लिखा है। माइक्रो मैक्रो डिपेंडेंट होते हैं, या तो उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की होगी, डिपेंडेंट होगा तब सी आंसर हो सकता था। मैक्रो डिपेंड करता है माइक्रो पे, क्योंकि मैक्रो में सबका पढ़ते, जब हम इंडिविजुअल का डिमांड पढ़ेंगे, इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल से हमारा मैक्रो बनेगा ना, मार्केट का डिमांड बनेगा। ठीक है। या तो इसका आंसर इंडिपेंडेंट, आईएन को हटा दो तो स्टडी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, इसलिए इन्होंने सी दे रखा है। इंडिपेंडेंट के लिए सी गलत है, लेकिन डिपेंडेंट होगा तब सी सही होगा। ठीक है। 12th बताओ। हाँ नहीं, बोथ है, बोथ 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 दोनों कम है ना लोगों के पास। स्कैरसिटी टाइम भी नहीं है लोगों के पास और पैसा भी नहीं है। 13th बताओ। एक आंसर आया है ए। और हाउ टू प्रेडिक्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। 16 का आंसर बताओ। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी पता है? पॉजिटिव इकोनॉमी जब हर चीज को ना एक पर्सन पॉजिटिवली तरीके से ले रहा है, कि जैसे अगर हम बोले कि इंडिया में ना गरीबी है, तो पॉजिटिव वाला बंदा क्या बोलेगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कुछ लोग क्या बोलेंगे, क्यों है, वो फैक्ट को मानना नहीं चाहते, वो उस पे फैक्ट पे ही क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा नॉर्मेटिव। पॉजिटिव जो है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसका आंसर डी सही है।